इस दुनिया के निर्माण के समय भगवान ने इस दुनिया में इंसानों के संग विचेस को भी बनाया था, जिनके साथ भगवान ने अपने कुछ पावर्स को शेयर किया था। उन्हें आदेश दिया था कि तुम्हें कमजोर इंसानों को राह दिखानी होगी, जिसके लिए विचेस तैयार हो चुकी, जो इंसानों को हर पल में मदद करा करती थी। पर एक दिन इंसानों ने खुद की ही मदद करने वाले विचेस को धोखा देते हुए उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो भी बची कुची विचेस थी वो बचते हुए भाग रही थी। क्लोई नाम की एक विच एडोनिस नाम की एक लड़के के साथ एक सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी ताकि वो रह सके। दोनों रेगिस्तान में भटक चुके थे, जहाँ पे क्लोई मैप के अंदर उनकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है, पर एडोनिस अपने स्मार्टफोन के अंदर उनकी लोकेशन ढूंढ निकालता है। क्लोई से चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा तुम इन गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो हमें ढूंढ लेंगे। एडोनिस उसे शांत होने का कह के खुद से समझाता है कि मैंने इस फोन को अपने हिसाब से प्रोग्राम किया है, जिसके कारण इसके रेडियो वेव्स को पकड़ पाना मुश्किल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी बना सकता हूँ, और वैसे भी आज के ज़माने में अगर हम मैप का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अजीब लगेगा। जिसे सुनने के बाद क्लोई गुस्सा होते हुए एडोनिस को एक टोकू से मारती है, फिर मैप के अंदर में लोकेशन ढूंढ निकालती है। एडोनिस जमीन पे बैठे हुए क्लोई से सवाल पूछा है कि भला मैं भागना क्यों पड़ रहा है, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता क्या? क्लोई से बता दिया कि देखो मैं एक विच हूँ और इंसानी शहरों के अंदर खुद को डाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, इससे बेटर तो छुपना बढ़िया है। अगर अब मैं सही में खुद को कहूँ तो फिर मैं एक विच से ज्यादा एक निंजा हूँ। एडोनिस फिर भी दुखी था, जिसके कारण क्लोई उसके ऊपर हाथ रखती और उसे कहती तो फिर ठीक है चलते हैं, और हाँ जब तक हम बॉर्डर पार नहीं करेंगे तब तक ऐसे कोई बात नहीं करेंगे। शायद हमें ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे लोग भी चीज को पसंद करते हो, साथ ही में हमें तुम्हारे लिए एक स्कूल भी मिल जाए जहाँ पे तुम्हें गर्लफ्रेंड भी मिल सकती है। एडोनिस उसे कहता है कि मैं तुमसे ही पढ़ना चाहूंगा, जिसके रिप्लाई में क्लोई से कहती है तो फिर क्या तुम्हें बड़ी लड़कियां पसंद है? एडोनिस कहता है कि ऐसी बकवास बातें मत करो। फिर दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं, जिस दौरान क्लोई काफी हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ रही थी, जिसे देखते हुए एडोनिस अपने मन में सोचता है न सब होने के बावजूद भी तुम कैसे हंस पा रही हो, मैं समझ नहीं पा तुम्हें इंसानों के प्रति कभी गुस्सा नहीं आया क्या, या फिर वो उसकी वजह मैं हूँ? कुछ सोल्जर्स वहाँ पे आ चुके थे, जिसके कारण एडोनिस क्लोई से कहता है कि इन सभी को मैं संभालता हूँ, पर क्लोई उसे रोकते हुए कहती है कि अभी तुम तैयार नहीं होने, मैं देखती हूँ। क्लोई अपने आइस मैजिक को रेडी करती है, जिस बीच हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सोल्जर किंग से कह रहा था क्लोई एक हाई रैंकिंग आइस मेजर से पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर एम्परर कहते हैं कि तुम्हें हर कीमत में उसे पकड़ के लाना होगा। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता हूँ। क्लोई ने अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सभी सोल्जर्स को बर्फ के अंदर जमा दिया था, जिसके बाद एडोनिस उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि बड़ा तो मुझे क्यों अपना मैजिक इस्तेमाल करने नहीं देती हो? क्लोई उसे समझा रही है कि अभी तुम इसके तैयार बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे पास अभी अनुभव की कमी है। एडोनिस ने वहाँ पे एक तलवार को समन कर दिया था, जिसके बाद वो क्लोई से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं तैयार नहीं, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। इस सब के पीछे असल वजह मैं हूँ ना, मैं एक इंसान हूँ। तुम नहीं चाहती हो कि मैं अपनी प्रजाति से ही नफरत करूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ बचाना चाहता हूँ। क्लोई उसकी बातों से काफी ज्यादा खुश होती है और एडोनिस को गले लगाते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। बर्फ के अंदर जमा हुआ क्लोई क्लोई की कोऑर्डिनेशन को हेडक्वार्टर सेंड कर देता है, जिसके बाद क्लोई और एडोनिस के आसपास एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बनता है, जिसे देखने के बाद क्लोई को अपनी आंखों भी यकीन नहीं होता है कि इंसानों ने टेलीपोर्टेशन को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसे तो विचेस भी कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर हमें किंगडम में एम्परर को दिखाया जाता है, जो पूरी जनता के सामने कहता है कि आज मैं आप सभी से काम नागरिक के तौर पे बात करना चाहूंगा। विचेस ने हमें हर तरह की परेशानी में साथ दिया है, पर उसके बावजूद भी हम उनके पास हर बार किसी न किसी तरह की लाचारी से ही जाते थे, क्योंकि असल में हम उनकी ताकतों से डरते थे, क्योंकि उनके सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते। पर अब इस सब की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने विज्ञान की मदद से खुद को इतना आगे बढ़ा लिया है कि अब हम विचेस के भी सामना कर सकते हैं। एम्परर के स्पीच के खत्म होने के बाद वहाँ उनकी वाइफ आती है, जो उनके स्पीच की तारीफ करती है, जहाँ पे एम्परर के पीछे क्लोई और एडोनिस टेलीपोर्ट हो चुके थे। अब समय आ चुका है इस दुनिया को उसकी राह पे लाने का। एम्परर को अपने सामने देखने के बाद एडोनिस उसकी तरफ हमला करने आगे बढ़ता है और क्लोई को यहाँ से भागने के लिए कहता है। एम्परर के सिपाही एडोनिस को पकड़ लेते हैं, जिसे देखने के बाद क्लोई को काफी गुस्सा आता है। वो एम्परर से कहती है कि तुम अपनी जनता से प्यार करते हो तो फिर मेरे चेले को यहाँ से जाने दो, अगर मैं चाहती तो तुम्हारे कर्मों का तुम्हें कब का फल दे देती, पर मैं उस बच्चे की कान कब से रुकी हुई थी। हमारी तरह नहीं है, वो तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान है। अगर मैं सभी लोगों को यहाँ खत्म कर देती तो उसके पास रहने के लिए कोई घर ही नहीं रहता। अब तुमने माफ न कर सके ऐसे पापों को भी कर दिया है, एब्सोल्यूट जीरो। पर अचानक से क्लोई का मैजिक वहाँ पे नलिफाई हो जाता है, जिसके रिप्लाई में राजा कहता है तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारे जादू के अंदर है। हमने विज्ञान की मदद से एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है जो तुम्हारे जादू को भी नलिफाई कर सके। एडोनिस का स्पेल भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा था। राजा क्लोई के कपड़े फाड़ने के बाद उसे सबके सामने लज्जित करते हुए कहता है कि अब से तुम एक साधारण सी लड़की हो।
वहाँ कर सभी पागल लोग क्लोई की ऐसी हालत में फोटो खींच रहे थे, जिससे देख के एडोनिस को तो काफी गुस्सा आ रहा था। एम्ब्रो कहती है ये लड़का काफी शोर मचाता है, काम कर तुम लोगों से मार दो। क्लोई वहाँ पे कहती है रुक जाइए, वो लड़का है साधारण सा इंसान है, वो आप लोगों की तरह ही है, मैंने उसे अगवा करके अपने नौकर बना लिया था, कृपा करके उस लड़के के ऊपर तो दया दिखाइए, उसे जाने दीजिए, चाहे भले ही मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। क्लोई की इन बातों को सुनने के बाद एडोनिस को काफी बुरा लग रहा था, जहाँ पे वो अपने उन पलों को याद करता है जब क्लोई ने पहली बार उसे कूड़ेदान के पास से उठाया था। एम्प्रर ने अपनी गन क्लोई के ऊपर एम कर ली थी, जिस दौरान क्लोई अपने सभी हसीन पलों को याद करती है जो उसने एडोनिस के साथ बिताए थे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रही थी एडोनिस, आई लव। क्लोई अपने शब्दों को पूरा कर पाती उससे पहले ही एम्प्रर उसके ऊपर फायर कर देता, जिसके बाद वो अपने सभी सोल्जर्स को फायर करने को कहता है। सभी सोल्जर्स अंधाधुंध क्लोई के ऊपर गन से फायर करते हैं, जिसके कारण उसके काफी सारे बॉडी पार्ट टूट चुके थे। फिर एम्प्रर का एक आदमी आगे आते हुए क्लोई के सिर को डर से अलग कर देता है, जिसके बाद एम्प्रर उसे अपने हाथों में पकड़ते हुए सभी के सामने कहता है अब जाके हमारी जीत हुई है। एडोनिस अपनी आंखों के सामने ऐसे खौफनाक नजारे को देखने के कारण पूरी तरीके से बदले से भर चुका था। 10 सालों तक इंसानों ने अपनी प्रकृति को जारी रखा, जिसके कारण उन्हें वॉर को भी जन्म दे दिया। हमें एक केज रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियां खाने के लिए लड़ रही थी, जहाँ पे डोरा का नाम की लड़की अपना खाना देते हुए उनसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं लड़ना, पर एम्मा नाम की लड़की डोरा का से कहती है तुम्हें अपने लिए भी कुछ बचा के रखना चाहिए। डोरा का कहती है कि मैं पूरी तरीके से एनर्जी से भरी हुई हूँ। केज के अंदर 2 घास आते हुए 218 नंबर की लड़की को सामने आने के लिए कहते हैं। सभी लोग उसके लिए दुख जाहिर करते हैं क्योंकि आज तक जो भी लड़की वहां से गई है वो कभी लौट के नहीं आई। पता नहीं इस बेचारी के साथ क्या हुआ होगा। डोरा का देखती है कि 218 नंबर का टैग तो उसके दोस्त का है, जिसके कारण वो उसका टैग लेते हुए उन लोगों के साथ चली जाती है। पीछे से एम्मा रोते हुए कहती है कि वो मेरा था। दोनों घास उसे एक आदमी के सामने लाते हैं, जो कि डोरा का के शरीर को देखने के बाद कहता है तुम अपने कपड़े उतारो क्योंकि हम तुम्हें राजा के पास भेजने वाले। हमें तुम्हें पूरी तरीके से चेक करना होगा कि तुम उनको संतुष्ट कर भी पाओगी या फिर नहीं। फिर वो डोराका को पकड़ते हुए उसकी एक फोटो हेडक्वार्टर सेंड करता है, पर डोराका सही समय देखते हुए उसके हाथों पे काटती है और उसका फोन लेके वहां से भागती है केज की तरफ। फिर डोराका उस अजीब आदमी की आवाज में फोन को अनलॉक कर देती है, जिससे सभी केज ओपन हो जाते हैं और सभी को भागने के लिए कहती है। डोराका काफी सालों से बंद एक दरवाजे के पास आ पहुंचती है जो आज ओपन हुआ था, जिसके अंदर जाने के बाद डोराका एक कैप्सूल को देखती है जो धीरे धीरे करके ओपन हो रहा था और उसके अंदर एक आदमी को जंजीरों से पकड़ रखा था। डोराका को वहां पे कुछ लोग पकड़ लेते हैं, पर वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में अपनी जंजीरें तोड़ते हुए बाहर निकलता है, जो कि एडोनिस था और उसकी आंखों में साफ बदले की भावना थी।